नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। रांची में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजस्व कर्मी राजेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी। झारखंड की राजधानी रांची में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसीबी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुधवार को नामकुम अंचल के राजस्व कर्मी राजेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एसीबी की टीम आज सुबह उनके आवास पर पहुंची और रेड कर रही है। बताया जा रहा है कि एसीबी नामकुम अंचल के राजस्व कर्मी राजेश कुमार के मोरहाबादी के रामकृष्ण मिशन के पास स्थित घर, गुमला के घाघरा में स्थित पैतृक आवास और बिहार के औरंगाबाद में छापेमारी कर रही है। जानकारी हो कि एसीबी ने पिछले दिनों राजेश कुमार को 37,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में झारखंड के 2 मजदूरों की मौत। पाइपलाइन बिछाने के दौरान मिट्टी धंसने से हादसा। पश्चिम बंगाल के सालानपुर प्रखंड में हर घर नल योजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां पाइप वेल्डिंग के दौरान अचानक मिट्टी धंसने से 4 मजदूर दब गए। इसमें से 3 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में 22 वर्षीय रज्जाक शेख, रोहित उद्दीन शेख और 25 वर्षीय नितेश पासवान की मौत हो गई। रज्जाक और रोहित झारखंड के पाकुड़ जिले के रहने वाले थे, जबकि नितेश पश्चिम बंगाल के नियामतपुर चिनाकुड़ी का था। घायल 20 वर्षीय शमसुल शेख भी पाकुड़ का निवासी है और उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बचाव कार्य शुरू किया गया। पोकलेन मशीन की मदद से मजदूरों को बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि इस परियोजना का काम आसनसोल की मोहम्मद आमिर खान एजेंसी द्वारा कराया जा रहा था। हादसे के बाद जनस्वास्थ्य तकनीकी विभाग, आसनसोल अनुमंडल अधिकारी और सालानपुर बीडीओ सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिवारों को सहायता देने का आश्वासन दिया है। फिलहाल जलापूर्ति पाइपलाइन का कार्य रोक दिया गया है। रांची में यातायात नियम हुए और सख्त। सड़क और घरों के बाहर गलत तरीके से पार्किंग की तो पड़ेगा महंगा। रांची रेंज के आईजी अखिलेश झा ने मंगलवार को ट्रैफिक एसपी कार्यालय में बैठक की। इसमें शहर की सड़कों को जाम मुक्त और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्य सड़कों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अब शहर के मुख्य और व्यस्त सड़कों पर वाहन खड़ा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही फुटपाथ पर पैदल यात्रियों के लिए रास्ता खाली रखना जरूरी होगा। अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा। आईजी ने कहा कि शहर में कई जगहों पर डिवाइडर टूटे हुए हैं। इससे लोग शॉर्टकट के चक्कर में यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और जाम की स्थिति बनती है। अब ऐसे सभी टूटे डिवाइडरों की मरम्मत कराई जाएगी। साथ शहर के प्रमुख चौराहों से 50 मीटर की दूरी तक कोई वाहन खड़ा नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि लोग नियमों का पालन करें। इस बैठक में ट्रैफिक एसपी, डीएसपी और शहर के सभी 8 यातायात थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह में सीओ की गाड़ी को सफारी कार ने मारी जोरदार टक्कर, 4 लोग घायल। गिरिडीह में बुधवार को गांडे गिरिडीह मुख्य मार्ग पर दासडीह पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार सफारी कार ने गांडे के अंचलाधिकारी सो मोहम्मद हुसैन की गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त सीओ गाड़ी में नहीं थे। उनका ड्राइवर और गार्ड गाड़ी में डीजल भरवाने जा रहे थे, तभी यह घटना हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क से उतरकर खेत में जा गिरे और सफारी कार पलट गई। हादसे में दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों में सफारी कार में सवार 2 लोग, अंचलाधिकारी का चालक और गार्ड शामिल हैं।
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को गाड़ियों से बाहर निकाला। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने के बाद गांडेय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को गांडेय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आजसू के केंद्रीय संगठन सचिव एस अली ने सभी पदों से इस्तीफा। आजसू पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव एस अली ने अपने पद और सभी दायित्व से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो को लिखे पत्र में अपनी निजी व्यस्तता का हवाला देते हुए ईमानदारी पूर्वक पार्टी का काम नहीं कर पाने की बात कही है और स्वेच्छापूर्वक इस्तीफा दिया है। लातेहार में इंजीनियर पर फायरिंग, कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह का आ रहा नाम। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में एक इंजीनियर को गोली लगी है। यह फायरिंग वहां काम कर रहे इंजीनियर को टारगेट कर की गई थी। घटना में एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। जख्मी इंजीनियर को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लातेहार की मनिका थाना की पुलिस मौका वारदात पर पहुंच तफ्तीश में जुट गई है। इस कांड को अंजाम देने के पीछे कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह का नाम सामने आया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रिजल्ट पर रोक जारी। हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। अगली सुनवाई 26 मार्च को, बुधवार को। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच प्रक्रिया चल रही है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परीक्षाफल के प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी, जो वर्तमान में लागू है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में हुई, जिसमें प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपनी बहस प्रस्तुत की। बोकारो के युवक की बेंगलुरु में मौत। एलपीजी सिलेंडर विस्फोट में गई जान। बोकारो के एक युवक की बेंगलुरु में मौत हो गई। युवक की पहचान असलम अंसारी उर्फ सोनू के रूप में हुई है। मृतक असलम बोकारो के चास प्रखंड के न्यू सिजुआ इलाके का रहने वाला था। असलम की मौत झुलसने से हुई है। परिजनों ने बताया कि 1.5 महीने पहले ही कमाने के मकसद से बेंगलुरु गए थे। जानकारी के अनुसार गैस लीकेज के चलते घर में आग लगी, जिसमें जलकर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त कमरे में 6 लोग मौजूद थे। उनमें एक मृतक असलम का सगा भाई और 4 अन्य रिश्तेदार थे। जख्मी 5 लोगों का इलाज बेंगलुरु के एक अस्पताल में चल रहा है। इनमें धनबाद के खोरियों का रहने वाला मिराजुद्दीन की हालत गंभीर है। हादसे के बाद परिजनों ने मृतक मजदूर के शव को बोकारो लाने की भी मांग की गई है। रांची पुलिस ने किया जन शिकायत समाधान कैंप आयोजित। अधिकतर मामले जमीन विवाद से जुड़े। रांची पुलिस द्वारा काके रोड में जन शिकायत समाधान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के वरीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस कैंप में रांची पुलिस मुख्यालय के आईजी मनोज कौशिक, रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने आम जनों की समस्याओं को सुना। आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अधिकारी आम जनों की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं करेंगे या बार बार उन्हें परेशान करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने थाना स्तर पर मामलों के निपटारे की दिशा में कार्य करने की बात भी कही। जन शिकायत कैंप में 50 से अधिक फरियादी पहुंचे।
जिनमें अधिकांश मामलों का संबंध जमीन से था। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इन शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान लोकल थानों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और विभिन्न थाना प्रभारियों से बात कर संबंधित मामलों के निपटारे के आदेश दिए गए। एसएसपी ने आगे बताया कि रांची में जमीन दलालों के खिलाफ एक खास एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त करने वाले दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के 14 मुखिया दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के बनेंगे साक्षी, पति पत्नी भी साथ जाएंगे। झारखंड के 14 मुखिया इस बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस का परेड बिल्कुल सामने से देख पाएंगे। उनके साथ रांची के 2 नोडल पदाधिकारी आदित्य रंजन और अरशद अंसारी भी जाएंगे। ये मुखिया अपनी पत्नी को भी साथ ले जा सकेंगे। उनके दिल्ली आने जाने की सारी सुविधाएं सरकार देगी। झारखंड पंचायती राज विभाग के डिप्टी डायरेक्टर शैलेश कुमार ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के इकोनॉमिक्स एडवाइजर विजय कुमार बेहरा को यह जानकारी दी है। परेड में शामिल होने के लिए झारखंड के 16 लोगों को आमंत्रित किया गया है। पूर्वी मौभंडार पंचायत के मुखिया निताई मुंडा ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है। जिस परेड को टीवी पर देखते रहे हैं, उसे सामने से देख सकेंगे। इन मुखियाओं को इनके बेहतरीन काम करने के बदले में यह मौका दिया जा रहा है। इन्होंने अपने पंचायत की तस्वीर बदल दी है। मनीया सम्मान योजना, महिलाओं के खाते में कब आएगी जनवरी माह की राशि? जानिए कहां फंसा है पेंच। झारखंड में मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना के तहत जनवरी माह की राशि का इंतजार जारी है। अगस्त 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक लाभुकों को 5 किस्तें दी जा चुकी हैं। अगस्त से नवंबर तक 1000 रुपये प्रति माह दिए गए, जबकि दिसंबर 2024 से यह राशि बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई। 6 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामकुम में आयोजित कार्यक्रम में 56,61,791 लाभुकों के खातों में 2500 रुपये की पहली बढ़ी हुई किस्त जारी की थी। केवल दिसंबर माह में इस योजना के तहत 1415 करोड़ 44,77,500 रुपये वितरित किए गए। हालांकि जनवरी माह की किस्त अब तक जारी नहीं हो सकी है, जिससे लाभुकों के बीच असमंजस की स्थिति है। विभागीय नियमों के अनुसार योजना की राशि हर माह की 15 तारीख तक लाभुकों के खातों में क्रेडिट हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी हुई है। सूत्रों के अनुसार विलंब का मुख्य कारण प्रखंड स्तर पर आवेदन स्वीकृति और सत्यापन प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि हर महीने नए लाभुक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले योजना में जुड़ते हैं और 50 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को सूची से हटाया जाता है। इस बार नए लाभुकों को जोड़ने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि योजना के पोर्टल में तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। पोर्टल बार बार काम करना बंद कर देता है, जिससे आवेदन अद्यतन करने में परेशानी हो रही है। इस कारण लाभुकों को लगता है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जबकि विभाग ने मार्च तक की राशि पहले ही आवंटित कर दी है। योजना की राशि जिला स्तर पर नोडल बैंकों के जरिए जारी की जाती है। प्रखंड स्तर पर सत्यापन के बाद लाभुकों की सूची को अपडेट किया जाता है। दिसंबर 2024 तक 56,61,791 लाभुक योजना से जुड़े थे। जनवरी में 10 लाख से अधिक नए आवेदन आए, जिनमें से 1.5 लाख का सत्यापन पूरा हो चुका है। इस तरह अब लाभुकों की संख्या 58 लाख से अधिक हो चुकी है, जो और बढ़ने की संभावना है। हालांकि विभाग का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होते ही राशि लाभुकों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लातेहार में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जेजेएमपी के उग्रवादी को गोली लगी। झारखंड के लातेहार जिले में मंगलवार की रात पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच सेमटांड जंगल में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जेजेएमपी के उग्रवादी ठलको कंवर को पैर में गोली लगी।
जिन्हें पहले सदर अस्पताल ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। घायल उग्रवादी चंपा, नावाटोली और महुआडांड क्षेत्र में सक्रिय था। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक हथियार और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की है। क्षेत्र में सर्च अभियान अभी भी जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि लातेहार और लोहरदगा के सीमावर्ती क्षेत्र में जेजेएमपी के उग्रवादी किसी घटना को अंजाम देने के लिए जमे हुए हैं। इस सूचना के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। यहां पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ में एक उग्रवादी को गोली लगी है। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने एक हथियार भी बरामद किया है, जबकि अन्य उग्रवादी जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। झारखंड में आएगी बम्पर वैकेंसी, युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, गांडे में बोली कल्पना सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मंगलवार को गांडे की जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड के युवाओं के लिए बम्पर वैकेंसी निकलेगी। युवा अब तैयार हो जाए। उनके दादा हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ रहा है। महिलाओं को सम्मान राशि मिली है, युवाओं को नौकरी मिलेगी। दरअसल मंगलवार को गांडेय प्रखंड के पिंडाटांड मैदान में आयोजित आभार सह संवाद सभा को कल्पना सोरेन संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने आम जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार 5 साल में गरीब, दलित और पिछड़ों का विकास करेगी, महिलाओं को सम्मान दिया है, युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। अबुआ सरकार झारखंड में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जबरदस्त काम करेगी। गरीब, दलित और पिछड़ों की आवाज उठाने वाले हेमंत सोरेन को विपक्षियों ने साजिश कर जेल भेजा था। अब झारखंड को अव्वल राज्य बनाना है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन जनता की परेशानियां समझते हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन के संघर्षों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने गरीबी देखी है, भूख और तड़प देखी है। हेमंत सोरेन अकेले कुछ नहीं कर सकते, उन्हें जनता का साथ चाहिए। कल्पना सोरेन ने झारखंड आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। 2019 में जनता ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। कल्पना सोरेन ने बताया कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई उतार चढ़ाव आए, कोर्ट कचहरी और जेल भी जाना पड़ा। फिर भी जनता ने, आदिवासियों और पिछड़ों ने उन्हें फिर से सत्ता सौंपी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे हेमंत सोरेन को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु का सपना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे राज्यों में भी फैले और झारखंड एक अव्वल राज्य बने। कल्पना सोरेन ने 31 जनवरी 2024 का जिक्र किया, जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि गरीबों की आवाज उठाने वालों के साथ ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा कि जो भी गरीबों के लिए बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। कल पना सोरेन ने इस तारीख को याद रखने की बात कही। सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक महिला समेत 2 हार्डकोर नक्सली ढेर। बोकारो जिला के नावाडीह प्रखंड अंतर्गत पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के बंसी गांव के समीप जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 2 हार्डकोर नक्सली को मार गिराया है। पुलिस मुख्यालय ने एक महिला नक्सली समेत 2 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। मारे गए नक्सलियों के पास से AK-47 राइफल और इंसास बरामद किए गए हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान झारखंड पुलिस के 2 जवान के भी घायल होने की सूचना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को बंसी गांव के समीप जंगल में नक्सलियों के होने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान बुधवार सुबह 5 बजे से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग हुई।
मुठभेड़ में 2 नक्सलियों की गोली लगने से मौत हो गई। एक पुलिस पदाधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान के तहत छानबीन में पुलिस टीम लगी हुई है। हमारे कुछ जवान भी घायल हुए हैं। हालांकि उन्होंने इससे अधिक कुछ बताने से इनकार कर दिया। बता दें कि पुलिस ने मंगलवार शाम को एक नक्सली को भी गिरफ्तार किया था। नीरू शांति भगत ने कहा, सरना धर्म कोड आदिवासियों की धार्मिक सांस्कृतिक अस्तित्व की पहचान है। आदिवासी समुदाय की पहचान और भावना से जुड़ी एक बहुप्रतीक्षित मांग, सरना धर्म कोड लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। आदिवासी समुदाय का यह मुद्दा विशेष रूप से जनगणना में एक अलग कॉलम निर्धारित करने के लिए उठाया गया है। यह धर्म कोड धार्मिक और सांस्कृतिक अस्तित्व की पहचान की रक्षा करेगा। ये बातें पूर्व झारखंड आंदोलनकारी और लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत ने कही हैं। नीरू शांति भगत ने कहा कि आदिवासी समुदाय के लिए यह मांग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें जल, जंगल और जमीन को देवता के रूप में पूजा जाता है। आदिवासी समुदाय के लिए इन धार्मिक मान्यताओं की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। इनकी जड़ें उनके पूर्वजों और प्रकृति के साथ गहरे जुड़े हुए हैं। झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में यह समुदाय इस आस्था का पालन करता है और सरना धर्म को अपने धार्मिक अस्तित्व के रूप में स्वीकारता है। झारखंड में इस मांग को लेकर आदिवासी संगठनों द्वारा लगातार आंदोलन किया जाता रहा है। 2011 की जनगणना में झारखंड में लगभग 50 लाख लोगों ने सरना को अपना धर्म घोषित किया, लेकिन जनगणना में इसके लिए कोई अलग कॉलम निर्धारित नहीं था। आदिवासी मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि 1871 से 1951 तक की जनगणनाओं में आदिवासी धर्म के लिए एक अलग कॉलम था। अब इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। झारखंड विधानसभा ने नवंबर 2020 में सर्वसम्मति से सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और संसद में भी इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया गया था। बता दें कि झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक कमल किशोर भगत ने भी कई वर्षों पहले इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। आदिवासी समुदाय की आवाज को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने और उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक अस्तित्व की रक्षा के लिए सरकार से सकारात्मक पहल की अपील की जा रही है। गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए आदिवासी महिला और जनप्रतिनिधि के रूप में इस विषय पर उचित कदम उठाने के लिए आग्रह है। झारखंड की 2 बेटियों को राष्ट्रपति भवन से मिला खास निमंत्रण, एट होम रिसेप्शन में होंगी शामिल। जमशेदपुर की रितिका तिर्की और पूर्णिमा महतो को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। दोनों को पोस्ट के द्वारा निमंत्रण बॉक्स मिला है। साथ ही राष्ट्रपति भवन से फोन कॉल भी आया। इस मौके पर दोनों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति की तरफ से एक विशेष भोज एट होम रिसेप्शन आयोजित होता है। इसमें देश के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, सभी राजनैतिक दलों के नेता और विदेशी मेहमान शामिल होंगे। यह कार्यक्रम परेड के बाद शाम 4 बजे शुरू होगा। इसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से खास तरह का निमंत्रण बॉक्स भेजा जाता है। इस बॉक्स में बैच, कार पास के अलावा शिल्पकारों की कलाकृति भी शामिल रहती है। जानकारी हो कि रितिका तिर्की देश की वंदे भारत ट्रेन की पहली ट्राइबल सहायक लोको पायलट हैं। वह जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके की रहने वाली है। रेलवे में नौकरी मिलने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग धनबाद में हुई थी और बाद में टाटानगर स्थानांतरित हो गई।
उन्होंने टाटानगर से गोमो तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर इतिहास रचा था। रितिका ने बताया, जब राष्ट्रपति भवन से मेल आया तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। फिर पोस्टमैन ने जब निमंत्रण बॉक्स दिया और खास डिलीवरी बताई, तब यकीन हुआ। गणतंत्र दिवस के दिन सुबह में रहेगा कोहरा, चलेगी ठंडी हवा। झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वहीं 25 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। 26 जनवरी को सुबह में कोहरा व ठंड से लोगों को परेशानी हो सकती है। हालांकि दिन में बादल छाए रहेंगे व शाम में फिर तापमान में कमी आएगी। इस दौरान ठंडी हवा भी चल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ व उत्तर भारत में बर्फबारी व बारिश के कारण मौसम में बदलाव संभव है। श्री आनंद ने बताया कि 22 जनवरी को खासकर संताल के इलाके में सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि 23 जनवरी को पूर्वी भाग सहित संताल व कोल्हान क्षेत्र में सुबह में कोहरा व आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर लोगों से सचेत रहने की अपील की है। श्री आनंद ने कहा कि तापमान में उतार चढ़ाव से परेशानी हो सकती है। इससे खांसी, सर्दी व बुखार ही समस्या हो सकती है। ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी है। साथ ही खानपान को संयमित रखें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।